पूज्य संतगण, मंचस्थ सभी महानुभाव, नौजवान मित्रों, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये नाम सुनकर के लोगों को लगता है कि सारा रुपये पैसों का खेल होगा, कि जहां शब्द इन्वेस्टमेंट आता है तो लोगों को लगता है कि रुपये इन्वेस्टमेंट में होते हैं। मित्रों, लेकिन उससे ज्यादा अगर सचमुच में इन्वेस्टमेंट की ताकत कहीं है तो वो नॉलेज में है, ज्ञान में है। चीन में एक बहुत प्रचलित कहावत है और वो कहावत ये है कि कोई अगर 1 साल के लिए सोचता है तो अनाज बोता है, 10 साल के लिए सोचता है तो फल के वृक्ष बोता है, लेकिन अगर वो पीढ़ियों के लिए सोचता है तो वो मनुष्य बोता है। भाइयों बहनों, ये युवाओं की ये युवा संसद उस मकसद से है कि हमारी युवा पीढ़ी को उस रूप में सज्ज करें ताकि भविष्य की अनेक पीढ़ियों का भला हो। आज अगर हम कुछ सुख को प्राप्त कर पा रहे हैं, आज अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छाइयां हैं, तो उसके पीछे हमारे पूर्वजों ने कभी न कभी उस युग की युवा पीढ़ी की चिंता की होगी और उसी के फल आज हम भोग रहे हैं। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम भी समाज को कुछ ऐसा दे करके जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों की जो युवा पीढ़ी होगी उनके नसीब में भी कुछ अच्छी चीजें आए। और ये सबसे बड़ा काम हर युग के लोगों का रहता है। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का एक अवसर है। देश और दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मनाने का भरसक प्रयास हो रहा है। गुजरात ने इस अवसर को युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया और गत पूरा 1 वर्ष कई अनेकविध प्रयोगों के द्वारा गुजरात में युवा शक्ति के जागरण की दिशा में सरकार ने प्रयास किए हैं। एक स्थायी व्यवस्था के रूप में गुजरात ने गांव-गांव विवेकानंद युवा केंद्रों की रचना की है। उन विवेकानंद युवा केंद्रों के माध्यम से युवा प्रवृत्तियां कैसे बढ़ें, सच्चे अर्थ में एक ऐसे एनजीओ तैयार हो जो समाज की भलाई के लिए काम करते हो, समाज के आने वाले कल के लिए चिंता करते हो। गांव-गांव उस प्रकार से युवक और युवतियों के समूह तैयार हो और ये परंपरा बनी रहे। लगातार नई पीढ़ी समाज के प्रति संवेदना के साथ समाज के लिए कुछ भला करने की दिशा में अविरत प्रयास करते रहें, ये हमारी कोशिश है। मित्रों, जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा, उन लोगों को पता होगा कि विवेकानंद जी युवा पीढ़ी से कोई बड़ी आध्यात्मिक अपेक्षा नहीं रखते थे। वे नहीं चाहते थे कि हमारे नौजवान नाक पकड़ करके बैठ जाएं और गुरु मंत्र बोलते रहें। ये विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा का उपदेश दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके अंदर परमात्मा का वास होता है, वो परमात्मा का रूप होता है, और किसी दरिद्र नारायण की सेवा करें वो ईश्वर की सेवा से कम नहीं होती है। ये संदेश देने का सामर्थ्य स्वामी विवेकानंद।
वो एक क्रांतिकारी महापुरुष थे। लोग सोचते थे उसे भिन्न सोचते थे। अगर कोई संत महात्मा होगा तो ये कहेगा कि तुम जरा ध्यान धरो, पूजा पाठ करो, सुबह शाम आरती करो, धूप दीप करो, भगवान को भोग चढ़ाओ। ज्यादातर वही परंपराओं की चर्चा होती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके शब्द आज भी हमारे लिए काम के हैं। और विशेषता यह है कि मृत्यु के कुछ वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि मैं देश के युवकों से प्रार्थना करता हूं, देश के नागरिकों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ। कोई साधु महात्मा ऐसा कहें कि आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ, उस युग में कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ और आने वाले 50 साल के लिए एक ही देवी की चिंता करो, एक ही परमात्मा के रूप की कल्पना करो, और वो सिर्फ भारत माता। अगर आप भारत माता की सेवा करोगे तो आपके सब इष्ट देवताओं की सेवा अपने आप हो जाएगी। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कही थी। और ये कहा था कि 50 साल, ये भी उन्होंने कहा था। और मजा देखिए, ठीक 50 साल के बाद 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। इस प्रकार की क्रांतिकारी सोच, ईश्वर की सेवा नहीं मानव की सेवा करो, ये कहने का सामर्थ्य उस युग में मामूली बात नहीं थी। प्रवाह से विपरीत जाना, और मित्रों वो प्रवाह से विपरीत जाने का सामर्थ्य इसलिए रखते थे कि वे युवा थे, उनकी सोच युवा थी, उनके सपने युवा थे, उनके संकल्प युवा थे, और इसलिए वो आज भी युवाओं की प्रेरणा का कारण बने हुए हैं। मित्रों, हम सब नौजवानों के मन में कभी कभी निराशा का माहौल बन जाता है। ये निराशा क्यों आती है? मैं नौजवान मित्रों को पूछना चाहूंगा, कभी न कभी आप सोचिए, अपने आत्मा से पूछिए कि वो कौन सा कारण है कि जीवन में निराशा को हमें झेलना पड़ता है। ज्यादातर निराशा का कारण यह होता है, और अधिकतम लोगों की जिंदगी में निराशा का वो मुख्य कारण यह होता है कि उन्होंने हर पल कुछ बनने का सपना देखा होता है, और जब बनने का सपना पूरा नहीं होता है या बनने का सपना संभव नहीं ऐसा नजर आने लगता है, तो निराशा अपने आप पैदा होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं नौजवान मित्रों से एक सलाह देना चाहता हूं। क्या जीवन में कुछ बनने के सपने रखना आवश्यक है? मैं मानता हूं नहीं है। अगर आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए और टीचर बन गए, तो आपको जीवन में कभी भी टीचर बनने का आनंद नहीं आएगा। हर पल मन में यही आ गया, यार बनना था डॉक्टर, मैं टीचर बन गया, यार बड़ी इच्छा थी डॉक्टर बनूं, लेकिन पता नहीं उस समय दादी माँ का स्वर्गवास हो गया, एग्जाम खराब हो गई, मैं टीचर बन गया। क्या करूं यार, मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन हमारे स्कूल की लैब ठीक नहीं थी और उसके कारण मेरा प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत कम आए, मैं टीचर बन गया। मित्रों, वो जीवन भर टीचर होने का आनंद ही नहीं ले पाएगा। डॉक्टर नहीं बना, उसी के बोझ में उसकी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। अगर उसने डॉक्टर बनने के सपने न देखे होते और ईश्वर ने जितनी शक्ति क्षमता दी है उसका उपयोग करते हुए, और अगर मानो टीचर बन गया होता तो सीना तान करके दुनिया को कहता
कि मैं अपनी इच्छा से टीचर बना हूं और मैं एक पीढ़ी की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहा हूं और मुझे उसका संतोष है। जिंदगी का आनंद कुछ और होता है। और इसलिए नौजवानों, क्या जिंदगी ऐसी हो सकती है जिसमें सपने ही ना हो? और ऐसा कैसा ये मुख्यमंत्री हैं, ऐसा कैसा ये नरेंद्र मोदी हैं जो हमें कहते हैं सपने मत देखो। मित्रों, मैं सपने देखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन सपने देखे तो कौन से देखे? और इसलिए मैं कहता हूं, कुछ बनने के सपने मत देखो, कुछ करने के सपने देखो। और जब मित्रों कुछ करने का सपना देखते हैं तो जीवन में कभी निराशा नहीं आती है। आपने अगर तय कर लिया कि मुझे साइकिल से जाना है सोमनाथ तक, कुछ करके दिखाना है, हो सकता है एक बार राजकोट से वापस आ गए तो दूसरी बार जाएंगे, लेकिन करके रहेंगे आप, क्योंकि मन में ठान लिए कि मुझे कुछ करके रहना है। अगर कुछ करने का सपना होगा तो भीतर से ऊर्जा पैदा होती है। आप ही अपने आप को गाइड बन जाते हो, आप ही अपने आप को दिशा देते हो, आप भी अपने रास्ते खोजते हो, आप भी अपनी मंजिल को पार करते हो। और इसलिए मित्रों, जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। और ये कोई नौजवान ऐसा ना होना चाहिए जिसको सपने ना हो। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कुछ करने का सपना ना हो। और कोई ऐसा नौजवान नहीं होना चाहिए जिसके सपने सिर्फ तरंग बन करके रह जाइए। मित्रों, कभी कभी नौजवानों की जिंदगी में कठिनाई आती है। सुबह अगर किसी क्रिकेटर की अखबार में फोटो देख ली, उसकी बड़ी वाहवाही हुई देख ली, तो मन करता है यार क्रिकेटर बनना अच्छा होगा। दोपहर को किसी टीवी चैनल पर किसी फिल्मी कलाकार का नाम रोशन दिखता रहे तो मन करता नहीं यार ये अच्छा है। शाम को किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है देख लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है। यानी कई नौजवान मिलेंगे आपको, हफ्ते में 3 नई नई योजनाएं बताएंगे और आप भी परेशान हो गए। यार पिछले हफ्ते तो कह रहा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है और इस हफ्ते कह रहा है नहीं मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है। मित्रों, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं रोज जन्म लेती हैं और ज्यादातर इच्छाओं का बाल मृत्यु हो जाता है। मित्रों, ऐसी क्या इच्छा होती है जिसका बाल मृत्यु हो जाए? कुछ लोगों की तो इच्छा ऐसी होती है जिसका गर्भधारण ही नहीं होता। और मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं रोज बदलती रहती है। और जब इच्छाएं रोज बदलती रहती है तो आपके साथी आपको क्या कहते हैं? आपको यही कहेंगे यार छोड़ो, वो तो बड़ा तरंगी है, वो सुबह शाम नई नई चीजें सोचता रहता है, वो बेकार है यार, वो तो ऐसे ही उटपटांग बातें करता है। ऐसे कैसा ही होता है ना। मित्रों, मेरा कोई नौजवान साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं लोगों के लिए मजाक का कारण बने। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं तरंग बन जाए। और इसलिए मित्रों आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए। इच्छा बुरी चीज नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। और अगर इच्छा स्थिर है तो संकल्प बनती है, और संकल्प में जब परिश्रम जुड़ता है तो सिद्धि बन जाती है। और इसलिए इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। इस छोटे से अर्थ अलजेब्रा के समीकरण को लेकर के हम जिंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूं मित्रों कि हम जीवन में कभी विफल नहीं हो सकते। मित्रों, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मैंने पूरी तरह मेरे राज्य के नौजवानों के लिए समर्पित की हुई है। हम एक ऐसा गुजरात बनाना चाहते हैं जहां 21वीं सदी के ज्ञान के
सारे अवसर उपलब्ध हो। हम एक ऐसा गुजरात बनाना चाहते हैं जहां हमारा नौजवान ज्ञान के अधिष्ठान पर नई ऊंचाइयों को पार करने का सामर्थ्य पैदा करे। हम एक ऐसा गुजरात बनाना चाहते हैं जहां विश्व के अंदर हमारे नौजवानों के ज्ञान और सामर्थ्य की पूजा विश्व को करने के लिए मजबूर होना पड़े, ऐसा हम गुजरात बनाना चाहते हैं। मित्रों, अभी 2 दिन पूर्व हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया। छोटा सा मैं इसलिए कह रहा हूं, वो इतना छोटा था, इतना छोटा था, इतना छोटा था कि हमारे अखबार वालों की नजर नहीं गई, किसी के ध्यान में नहीं आया। आपको जानकर के आनंद होगा मित्रों, दुनिया की 150 यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म पर हमने इकट्ठी की। अभी 2 दिन पूर्व विश्व की 150 यूनिवर्सिटी एक साथ आए। 2 दिन तक ज्ञान के क्षेत्र में गुजरात क्या कर सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में गुजरात किसके साथ जुड़ सकता है, किससे मदद ले सकता है, इसकी गहन चर्चा करें। गुजरात की स्कूलें, गुजरात की यूनिवर्सिटीज विश्व की यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े। इस ज्ञान के युग के अंदर गुजरात कहीं पीछे न रह जाए, गुजरात का नौजवान पीछे न रह जाए। विश्व से हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या जोड़ सकते हैं। मित्रों, 2 दिन तक अभी इस वाइब्रेंट समिट के हिस्से के तहत विश्व में शायद कहीं एक रूप के नीचे 150 यूनिवर्सिटी का इकट्ठा होना दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा, जो गांधीनगर की धरती पर। विश्व के अनेक देश यहां आए थे। हमारी सब यूनिवर्सिटियों ने तय किया, हाँ, हम इस क्षेत्र में आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आज भी आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, तो उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना समझौता किया। तो ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का लाभ गुजरात की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को कैसे मिले और हमारे नौजवान भी कैसे तैयार हो। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम भी कुछ अचीव नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप में विश्वास पैदा होना चाहिए। मित्रों, विश्व भारत की तरफ अब दूसरी नजर से देखने लगा है, वरना पहले भारत को जरा अलग नजरिए से देखते थे। मुझे एक स्मरण है, एक घटना। आज से कई वर्षों पहले मैं ताइवान गया था, वहां की सरकार के इनविटेशन, तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, तो मेरे पास समय भी था और जानने सीखने की इच्छा भी रहा करती थी। तो मैंने ताइवान सरकार का इनविटेशन स्वीकार किया, मैं गया। तो वो तो उनकी भाषा चाइनीज भाषा है उनकी, तो हम तो कुछ समझ नहीं पाते थे। तो उन्होंने मुझे एक इंटरप्रेटर दिया था, उस सरकार ने। वो इंटरप्रेटर भी बहुत पढ़ा लिखा था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अमेरिका में पढ़ करके आया था, तो उसको मेरे साथ लगाया हुआ था। तो शुरू में तो वो काफी कार में भी बैठता था, तो दूर बैठता था, मैं पीछे बैठा हूं तो आगे बैठता था, शेक हैंड करने से भी डरता था और बहुत सिकुड़ सिकुड़ करके रहता था। मैं दोस्ती करने की कोशिश करता था, यार कुछ बात तो करेंगे। बड़ा वो मुश्किल। 4-5 दिन होने के बाद थोड़ा वो खुलने लगा और मैं आने वाला था। उसके एक दिन पहले उससे पूछा, साहब आप बुरा मत माने, तो मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, पूछो, क्या आपके मन में क्या है भाई? मैं तो देख रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी है इसलिए कर तो रहे हो, लेकिन तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है और मेरे से भागे भागे जा रहे हो। तो उसने मुझे पूछा, साहब मुझे जानना है, क्या अभी भी हिंदुस्तान साफ सपेरों का देश है? क्या अभी भी हिंदुस्तान जादू टोना करता है? उसके दिमाग में हिंदुस्तान की यही छवि थी, वो यही सोचता था हम लोग ऐसे ही हैं कि आज भी हमारे यहाँ जादू टोना चलता होगा, साफ सुंदर वाली दुनिया चलती होगी कुछ। तो मैंने कहा, भाई तुम्हारी बात तो सही है, हम पहले तो स्नेक चर्मर थे,
लेकिन अभी हमारा डिग्रेडेशन हो गया, डिवेल्यूशन हो गया है, हम अब इससे ही नीचे चले गए हैं। तो मेरी तरफ देखने लगा कि क्या कह रहा है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो स्नेक चर्मर थे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो माउस चर्मर बन गया बहुत सारा। अब मैंने कहा स्नेक वाला हिसाब उनका नहीं रहा, वो चूहे से उनका खेल चल रहा है। तो उसको समझ नहीं आया। मैंने कहा हमारे हर नौजवान के हाथ में कंप्यूटर का माउस है और दुनिया को हिला रहा है। तब जाकर के मित्रों उसकी आंख खुल गई कि हाँ इस देश के विषय में ऐसा है। मित्रों एक बार प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे हिंदुस्तान के दौरे पर, फिर वो जयपुर गए थे और जयपुर के नजदीक में गांव में उनको वहां महिलाओं के ज्यादा कोऑपरेटिव काम चल रहा है वो देखना था। और आप लोग उस समय शायद पता होगा तो ये 8-9 साल पहले की घटना है। तो सारा, और हमारे देश में कोई भी इस प्रकार से बाहर से आते हैं तो बड़ी पूजा बहुत होती है। तो टीवी में भी 24 घंटे चल रहा था, अखबारों में भी पहला पेज उन्हीं के लिए समर्पित हो जाता है। सब ये अपना वो सालों तक गुलाम रहे हैं तो उसके असर तो रहता ही है। तो बड़ी जय जयकार चल रहा था उनका। तो वे जयपुर के पास उस गांव में गए। गांव में गए तो गांव में काफी अमेरिकन सिक्योरिटी भी थी, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी भी थी, और उनको बड़े प्रोटेक्टेड वे में उनको ले जाया जा रहा था। उस गांव के जो चुने हुए पंच के लोग थे उनको वहां स्वागत में खड़ा किया था, उनको सबको आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ था और सबके लिए तय था कि किसको कहां चलना, किसको कहां खड़ा रहना, किसको कहां बैठना। इतने में एक कालूराम नाम का व्यक्ति जो उस गांव का चुना हुआ पंच था वो लपक करके क्लिंटन के पास पहुंच गया और वो उनसे बातें करने लगा। अब वो बेचारा हिंदी बोले, उसको हिंदी समझ ना आए, उसकी हाइट इतनी, उसकी हाइट इतनी, तो यूं बातें कर रहा था और वो भी अपनी मुंडी हिला रहे थे, कुछ कह रहा है। लेकिन वो गांव के सारे लोग परेशान थे कि अरे कालूराम ने तो अपने गांव की इज्जत खराब कर दी, ये क्लिंटन के पास क्या जाकर के बातें कर रहा है, बोले ये क्यों नियम तोड़ के वहां चला गया है, ये जरूर यार कुछ मांगता होगा उससे, ये शायद उससे वीजा मांगता होगा। ये शायद उससे अपने बेटे के लिए कुछ मांगता होगा या गांव के लिए कुछ अस्पताल मांगता होगा, ये कुछ मांगता होगा। 1-2 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया था उस गांव के लोगों के अंदर कि कालूराम कैसे क्लिंटन के साथ बातें करने लगा है। और वो जो क्लिंटन के इंटरप्रेटर थे उनको समझा रहे थे वो कालूराम क्या कह रहा है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा उस कालूराम मीणा की बात को सुनकर के। मेरे हिंदुस्तान के जयपुर के नजदीक के एक छोटे से गांव का गरीब मां की कोख से पैदा हुआ कालूराम दुनिया की इतनी बड़ी विश्व सत्ता के सामने खड़ा हुआ है, क्लिंटन के सामने खड़ा हुआ है। विश्व की महासत्ता है, आर्थिक महासत्ता है, विश्व में जिसका रुतबा है, उस आदमी के साथ आंख में आग मिलाकर के हिंदुस्तान का एक गरीब मां की कोख से पैदा हुआ कालूराम क्लिंटन को आंख में आग मिलाकर के पूछता है। मतलब एक इंसान का मिजाज देखिए, वो कालूराम पूछता है कि मिस्टर क्लिंटन, क्या आप अभी भी ये मानते हो कि हिंदुस्तान सांप सपेरों वालों का देश है? क्या कभी भी मानते हो कि हिंदुस्तान जादू टोना की जगत है? मित्रों, क्लिंटन हिल गए थे और उन्होंने उस जब उनके इंटरप्रेटर ने बताया तो नीची मुंडी कर करके बोले, नहीं, मैं नहीं मानता और मैं दुनिया में जहां जाऊंगा, मैं दुनिया में जाकर के कहूंगा मैंने हिंदुस्तान देखा वो क्या है। मित्रों, ये दम मेरे देश के हर नौजवान में होना चाहिए, ये मिजाज होना चाहिए दोस्तों। और यही युवा शक्ति है जो भारत का नाम दुनिया में रोशन कर सकती है। मित्रों, हम वो लोग हैं जिन्होंने विश्व गुरु पद पर अपने जीवन को प्रस्थापित कर चुके थे
और आज भी हम लोगों में सामर्थ्य है कि हम विश्व के अंदर हमारी भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर विराजित कर सकते हैं। मित्रों, मेरी स्वामी विवेकानंद के प्रति अपार श्रद्धा है, मेरी वो निरंतर प्रेरणा है और मुझे स्वामी विवेकानंद के उन शब्दों में भरोसा है जब उन्होंने जीवन के अंतकाल में कहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी ये भारत माता फिर एक बार जगत गुरु के सामने विराजमान है। भारत जगत गुरु के स्थान पर विराजमान है, ये सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था। जिस स्वामी विवेकानंद ने वो सपना देखा है वो कभी झूठ नहीं निकल सकता। मित्रों, सिर्फ आवश्यकता यह है कि हम स्वामी विवेकानंद के उन शब्दों को भरोसा करके मां भारती अपने जगत गुरु के स्थान पर विराजमान हो, इसके लिए हम कोशिश करें। और मित्रों, समय हमारा है, ये शब्द लिख के रखिए मेरे मित्रों, ये सदी हमारी सदी है, ये सदी हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों की सदी है, ये सदी ज्ञान की सदी है, ये सदी पुरुषार्थ की सदी है। और मेरे हिंदुस्तान के सबसे युवा मेरा देश, जिस देश के पास 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है, 2020 में जिस देश की एवरेज उम्र 29 साल हो जाने वाली है, ऐसा नौजवान देश, युवकों से भरा पड़ा देश, ये सपने लेकर के दुनिया में कुछ करके दिखाने के लिए निकले। इसी अपेक्षा के साथ इस युवा सम्मेलन आपके लिए प्रेरणा बने, गुजरात के आने वाले कल के लिए एक अच्छी ताकत के रूप में उभरे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।